Hello, my dear students. Welcome to Talking Textbooks, Leaving No Child Behind. So हम लोगों ने क्या किया है, डेफिनेटली हम लोगों ने फोर्स एंड वर्क एंड एनर्जी ये टॉपिक हम लोगों ने पढ़ना स्टार्ट कर दिया है, एंड दैट इज आवर चैप्टर 3. राइट, हमने अभी तक फोर्स के बारे में देखा, व्हाट इज फोर्स, ऑल द इफेक्ट्स ऑफ फोर्स, राइट, एंड जो भी चीज़ें हमें देखनी होती है लाइक बैलेंस्ड फोर्सेस, अनबैलेंस्ड फोर्सेस, ये सब जो है आज हम लोग देखने वाले हैं. राइट, तो अभी तक हमने टाइप्स ऑफ फोर्स, इफेक्ट्स ऑफ फोर्स एंड फोर्स के बारे में स्टडी कर लिया है. राइट, एंड आई होप कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में जो बताया था दैट यू शुड राइट योर गोल ऑन अ पीस ऑफ पेपर एंड स्टिक टू द बोर्ड, स्टिक टू योर स्टडी टेबल. राइट, अगर आपने ये किया है देन आपके चांसेस आपके गोल को अचीव करने के बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं. राइट, दैट विल बी वेरी मच बेनिफिशियल फॉर यू. राइट, so let's start study. All right, and you do know that what you are preparing for. You are preparing for your school examination as well as you are preparing for the Olympiad level examination. All right, so you will be studying for both. All right, so that's why you have to pay little bit of attention to us, and that's it. All you have to do is study, study and study, and that's it. All right, if you want DPP and study material, you can definitely access them through our Telegram channel. All you need to do is to go on Telegram app, write the code TTB06, and then over there you will be getting the DPPs and study material. All right, so you can definitely access them. Now see, this is the awesome team you can see. All right, and this team will be helping you in achieving all your goals. This team is doing very much hard work for you all so that you are able to achieve your targets. You are able to crack all those examinations. So that's what we are here for, right? That's what we are doing here. Right. Now let me tell you one thing that we have prepared some packages for you all. राइट, वैसे तो मैं सभी को बार बार बता चुकी हूँ, बट फिर भी मैं आपको बता देना चाहती हूँ फॉर द न्यू व्यूअर्स, एंड इट्स इम्पॉर्टेंट टू. राइट ना, तो द थिंग इज़ कि आपको क्या करना है, आपको जाना है www.talkingtextbooks.in. ठीक है, तो आपको इस वेबसाइट पर जो है जाना है, एंड वहाँ पर आपको कुछ पैकेजेस नज़र आएंगे. ठीक है, क्लास 6 के अलग, क्लास 7 के अलग, क्लास 8 के अलग. और राइट, 2 तरीके के पैकेजेस हम लोगों ने आपके लिए प्रिपेयर किए हैं. कुछ पैकेजेस जो फुल पैकेजेस होते हैं, जिसके अंदर स्टडी मटेरियल मिलता है, रिकॉर्डेड लाइव क्लासेस मिलती है, होमवर्क सबमिशन फीचर मिलता है, बाई वीकली क्विजेज मिलते हैं और पीरियोडिक टेस्ट पेपर्स. तो ये जो फुल पैकेज जो है वो ऐसे बच्चों के लिए है जो अपने आप को डायरेक्शनलेस जो है फील कर रहे हैं, या फिर उन्होंने अभी तक प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है, या फिर उन्हें लगता है कि उन्हें प्रॉपर गाइड नहीं मिल रहा है कि भाई उनको किस तरीके से फाइट आउट करना चाहिए. और राइट, एंड हो सकता है कुछ बच्चे सिर्फ इसका सपना ही देख रहे हों कि उनको क्रैक करना चाहिए. राइट, तो ये जो फुल पैकेज है ये उन बच्चों के लिए है ताकि उन्हें डायरेक्शन मिल सके. राइट, ताकि उन्हें एक प्रॉपर गाइडेड इन्फॉर्मेशन मिल सके. राइट, एंड ऐसे बच्चे जो कि खुद बहुत सारा पढ़ते हैं, उन्हें पढ़ने की आदत होती है. और राइट, एंड दे डू नॉट इवन गेटिंग देयर चांस टू टेस्ट देमसेल्फ. ठीक है, तो उन बच्चों के लिए हम लोगों ने टेस्ट सीरीज स्टार्ट की है. और राइट, एंड देन दे कैन जॉइन इट. So in the test series, what you will be getting? You will be getting the bi-weekly quizzes, you will be getting periodic test papers, you will be getting recorded and live classes. So there are 2 type of packages. You can choose any package, and if you want 30% discount on any of the package, you can definitely write a code CY Live over there. Alright, if you write CY Live, then you will be getting 30% discount on any of the package you choose to buy from the talkingtextbooks.in. Alright, and if you have any query regarding the information, right, what are the packages or how much it is beneficial for you, or do you find it very much useful or not, if you have any query regarding, then you can call us on this number, that is 919549041111. Alright, so you can definitely access them. Alright, and definitely call us, and then you can definitely have all your queries resolved. Alright, so that is very much I think helpful for anybody who is trying to study hard or want some specific information or guide from us. Alright, and now let's take out your copies and books and prepare yourself for the today's lecture. Alright, so you have to promise yourself you will be watching the whole lecture, you will be making proper notes, and you will be revising on a daily basis. 15 minutes a day you have to do it if you want to crack the examination. Alright, so let's start. So today we'll be studying balanced and unbalanced forces. आपको क्या लगता है कि ये जो यहाँ पर पर्सन है
जिसने जो है बहुत ही वेट लिफ्टिंग कर रहा है, ये बहुत हैवी वेट लिफ्टिंग कर रहा है, तो आपको क्या लगता है क्या ये बैलेंस्ड फोर्सेस का जो है यहाँ पे ये एग्जाम्पल प्रेजेंट कर रहा है? आपको क्या लगता है कर रहा है? आप खुद से सोचो। देखो, बैलेंस्ड का मतलब होता है बैलेंस्ड, ठीक है, बैलेंस सबको पता है बैलेंस क्या होता है, राइट? तो आप मुझे ये बोलो कि क्या ऐसा लग रहा है कि ये बैलेंस्ड फोर्सेस का सिचुएशन प्रेजेंट कर रहा है? ठीक है, तो कुछ बच्चे तो बता सकते हैं, ठीक है। अगर कुछ बच्चे नहीं भी बता पा रहे होंगे तो मैं उनके लिए जो है पहले लेक्चर पढ़ लेते हैं और उसके बाद हम वापस इस पर आएंगे और पूछेंगे, देखेंगे कि क्या सचमुच में बैलेंस कंडीशन को दिखाता है, रिप्रेजेंट करता है या नहीं, ठीक है। तो चलो हम फटाफट से जो है बैलेंस फोर्स स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज बैलेंस्ड फोर्सेस। नाउ सी, मैं आपको पहले एक बहुत ही छोटा सा जो है एक क्लियर कर देती हूँ दिमाग में, दैट जब कभी भी आप बैलेंस्ड फोर्स की बात करते हैं तो ये एग्जिस्ट ही नहीं करता, ठीक है। बिकॉज किसी भी चीज़ को बैलेंस करने के लिए ना दो चीज़ें होनी चाहिए जो एक दूसरे में ऑपोजिट हो और बैलेंस कर सके, राइट? दैट्स वाई तो जब अगर एक से ज़्यादा फोर्स होगा, ठीक है, तो वी कैन राइट ऑलवेज, जब कभी भी बैलेंस्ड के साथ आप फोर्स लिखेंगे तो हमेशा एस लगाएंगे, बिकॉज देयर हैज़ टू बी मोर देन वन फोर्स ओवर देयर टू बी बैलेंस्ड, ठीक है। अगर एक ही फोर्स लगता है तो इट इज़ नॉट अ बैलेंस्ड फोर्स, इट इज़ जस्ट अ सिंगल फोर्स, ठीक है। लेकिन जब कभी भी हम बैलेंस्ड फोर्स की बात करते हैं तो देयर हैज़ टू बी मोर देन वन, and that's why there has to be an s for the plural, all right? And that's what I want to clear. Now let's talk about what is a balanced, या फिर what are the balanced forces, not is, are should be there, all right? So what are balanced forces? देखो, जब कभी भी किसी भी बॉडी पर फोर्स अप्लाई किया जाता है, ठीक है, तो जब कभी भी फोर्स अप्लाई किया जाता है और वो बॉडी वहीं का वहीं है, ठीक है, वो हिल नहीं रहा है, तो देयर कैन बी टू केसेस, दो केसेस हो सकते हैं। पहला केस क्या होगा कि भाई या तो जो है वो बॉडी बहुत हैवी है और मैंने आपको बताया था कि फ्रिक्शन फोर्स वहाँ एक्ट करेगा, तो आप उसको जो है नहीं मूव करवा पा रहे हो, ठीक है। सेकेंड केस ये है कि हो सकता है, ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि दूसरे तरफ से भी कोई फोर्स ऐसा लग रहा है जो कि तुम्हारे फोर्स को बैलेंस आउट कर रहा है, या फिर तुम्हारा फोर्स ही इनफ नहीं है ना। तो ये कुछ केसेस हो सकते हैं जब कभी भी हम बैलेंस फोर्स की बात करते हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने वो वाला टग ऑफ वॉर तो गेम खेला ही होगा ना, राइट? ये वाला जो गेम है जिसे हम टग ऑफ वॉर बोलते हैं, और यहाँ पे जो है मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पर ना एक छोटा सा मार्क लगा होता है बीच में, बिल्कुल जो पूरा रोप होता है उसके ठीक मिडल में एक मार्क लगा होता है, एंड व्हाट यू हैव टू डू इज़ टू, आपको उस मार्क को अपनी टीम में लेकर जाना होता है ना। तो ये टग ऑफ वॉर होता है, ऑलराइट। अब आप देखेंगे कि ये जो मार्क है, ये मार्क कब मूव कर रहा है और कब नहीं। अब आप खुद से बताइए, मान लीजिए ये जो टीम है, लेट्स नेम दैम, ये है टीम ए और ये है टीम बी, ठीक है। तो ये जो टीम बी है, अगर ये ज़्यादा फोर्स लगा देती है, ठीक है, तो डेफिनेट सी बात है ये मार्क जो है वो टीम बी के कोर्ट में आ जाएगा, डेफिनेट सी बात है, राइट। अगर टीम ए ज़्यादा फोर्स लगा देती है, लेट्स से टीम ए जो है वो ज़्यादा फोर्स लगा देती है, तो ये मार्क टीम ए के कोर्ट में आ जाएगा, राइट। तो इसका मतलब कि इस मार्क को मूव करवाने के लिए, अपने टीम में लेके आने के लिए, देयर हैज़ टू बी अ इंक्रीज इन द फोर्स, कुछ एक्स्ट्रा फोर्स होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर ये दोनों इक्वल फोर्स अप्लाई करते हैं, ये टीम ए भी 300 न्यूटन अप्लाई कर रही है, टीम बी भी 300 न्यूटन अप्लाई कर रही है, तो ये इक्वल फोर्सेस हैं, और इक्वल फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में, दैट्स वाई दे आर बैलेंसिंग ईच अदर, ऑलराइट। दैट्स वाई वो क्या करे, एक का जो भी इफेक्ट है वो दूसरा नलिफाई कर देता है, एंड दैट्स वाई ये वाला जो मार्क है ये मूव ही नहीं करेगा, ठीक है, ये यहीं का यहीं रहेगा जहाँ उसको बेचारे को रहना था, ऑलराइट। एंड उसके बाद जो है मैच ड्रॉ हो जाएगा, बिकॉज अगर ऐसा हुआ, मार्क अगर किसी के जो है कोर्ट में नहीं गया, तो देयर वुड बी व्हाट, देयर वुड बी अ बैलेंस कंडीशन एंड अ ड्रॉ कंडीशन, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपको ये समझना ज़रूरी है कि इफ़ यू वांट अ फोर्स टू बी बैलेंस, दैट यू मस्ट अप्लाई अनदर फोर्स इन द अपोजिट डायरेक्शन, ताकि उसका जो इफेक्ट है वो नलिफाई हो सके, ठीक है। जैसे आप ये बोल सकते हैं कि जैसे आप बोल सकते हैं कि लेट्स से आप लोग झगड़ा कर रहे हैं, ठीक है, यू एंड योर सिबलिंग्स आर फाइटिंग फॉर एनी टॉय।
एंड वो जो टॉय है, एक जना उस टॉय मतलब एक जो है पर्सन वो टॉय को राइट हैंड साइड खींच रहा है, ठीक है, और दूसरा जना टॉय को लेफ्ट हैंड साइड खींच रहा है। अब ना बोथ ऑफ यू आर ट्राइंग टू पुल टूवर्ड्स योर सेल्फ, राइट। क्या जो है लेफ्ट वाला जो बंदा है वो अपना तरफ खींचेगा, राइट वाला अपना तरफ खींचेगा, राइट। तो इसमें क्या होगा, क्या वो टॉय या तो वो फट जाएगा बेचारा, राइट, यही हो सकता है पॉसिबिलिटी, या फिर ऐसा होगा कि वो वहीं का वहीं रहे, मूव नहीं करे। वो पॉसिबल है ना, मूव नहीं करेगा। अगर वो मूव नहीं करता है तो दैट मीन्स वहाँ पर क्या हो रहा है कि वहाँ पे बैलेंस्ड फोर्सेस लग रहे हैं। लेकिन अगर एक का भी फोर्स ज़रा सा भी ज़्यादा हुआ तो पूरा का पूरा टॉय उसकी तरफ चला जाएगा, राइट। एंड देयर हैज़ टू बी व्हाट, एन एक्सटर्नल फोर्स, ताकि वो टॉय मूव कर सके, एक्स्ट्रा एक्सटर्नल फोर्स। अब देखेंगे एक यहाँ पे जो दो टीम्स हम लोगों ने देखी हैं, एक तरफ 300 दूसरी तरफ 300, और राइट। और अगर मान लीजिए टीम ए ने हल्का सा फोर्स ज़्यादा कर लिया, 310 न्यूटन लगवा दिया, राइट। अगर ऐसा हो जाता है टीम ए ने सिर्फ 10 न्यूटन मोर लगा दिया, 310 जो अप्लाई कर दिया, तो ये रेड मार्क उनकी तरफ चला जाएगा, ऑलराइट। तो ये क्या केस है कि जब कभी भी बैलेंस्ड फोर्सेस एक्ट करते हैं किसी भी बॉडी के ऊपर, तो वो बॉडी मूव नहीं करती है। वो बॉडी का जो स्टेट था, भले ही वो रेस्ट में थी तो वो रेस्ट में ही रहेगी, ठीक है। अगर वो यूनिफॉर्म मोशन में थी तो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगी, ऑलराइट। तो आप जैसे देख सकते हैं कि वेन एवर यू राइड अ बाईसाइकिल, आप राइड कर रहे हैं बाईसाइकिल को, ठीक है, यू आर राइडिंग इट एंड यू आर मूविंग स्ट्रेट। आपको क्या करना पड़ता है, वेन एवर यू वॉन्ट टू टेक अ टर्न यू हैव टू मूव द हैंडल, आपको ऐसा करना पड़ेगा। दैट मीन्स यू आर अप्लाइंग एन एक्सटर्नल फोर्स टूवर्ड्स राइट सो दैट द बॉडी और द बाईसाइकिल गोज टूवर्ड्स द राइट। सो देयर हैज़ टू बी एन एक्सटर्नल और एन एक्स्ट्रा फोर्स ताकि उस बॉडी को मूव करवा सके। अब बिकॉज बाईसाइकिल बिल्कुल स्ट्रेट जा रही थी तो इट हैज़ टू बी गो ऑन स्ट्रेट, क्योंकि वो यूनिफॉर्म मोशन में आ चुकी है, राइट, एंड इट वॉन्ट्स टू गो इन द स्ट्रेट पाथ अनलेस यू वॉन्ट टू टेक अ टर्न। अब अगर आपको टर्न करना होगा देन यू हैव टू अप्लाई एन एक्स्ट्रा फोर्स टूवर्ड्स राइट और लेफ्ट सो दैट यू कैन टर्न। सो देयर हैज़ टू बी एन एक्स्ट्रा फोर्स टू मेक अ बॉडी मूव. If you want to make a body move, if you want to make a body change its state, then you have to apply some extra force, and that extra force will make the forces unbalanced. All right. तो अभी आप देखेंगे कि कभी भी कोई भी बॉडी अगर रेस्ट पे है, लेट्स से आप भी जो है सोफे पे धक्का लगा रहे हैं फ्रॉम दी राइट, ठीक है, आपका ब्रदर सोफे पे धक्का लगा रहा है फ्रॉम दी लेफ्ट, एंड यू आर अप्लाइंग, जो फोर्स अप्लाई कर रहे हो सेम अगर अप्लाई करते हो तो सोफा हिलेगा नहीं, ठीक है। लेकिन अगर आप लोग क्या करेंगे, अगर आप लोग एक जना ज़्यादा फोर्स लगा देगा, एक जना कम फोर्स लगा देगा, अगर ऐसा हो जाता है तो फिर वो सोफा मूव कर जाएगा, ठीक है। तो देयर हैज़ टू बी इन सम एक्स्ट्रा फोर्स। अगर इक्वल फोर्स होंगे तो बॉडी मूव नहीं करेगी, दैट मीन्स द फोर्सेज आर बैलेंस्ड, ठीक है। तो जब हम बैलेंस फोर्सेस की कंडीशन पढ़ते हैं तो बॉडी मूव नहीं करती, अपना स्टेट चेंज नहीं करती। अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहती है, अगर वो यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहती है, जब कभी भी बैलेंस्ड फोर्सेस एक्ट कर रहे होते हैं तब, ठीक है। दैट्स व्हाई सी द डेफिनेशन, इफ अ नंबर ऑफ फोर्सेज एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट डू नॉट, यहाँ पे फोकस कीजिएगा, डू नॉट प्रोड्यूस एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन, अगर वो कोई चेंज नहीं लेकर आता है, ऑलराइट, अगर वो कोई चेंज नहीं लेकर आता है आइदर ऑन दी यू कैन से द स्टेट कि भाई वो अगर रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहेगा, वो उसको मूव नहीं करवाएगा, राइट। अगर वो मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगा, उसको स्टॉप नहीं करेगा या फिर कुछ डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा। अगर ऐसा पॉसिबल होता है दैन द जो फोर्सेज हैं दैट आर दी बैलेंस्ड फोर्सेज, ठीक है। इसका एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं, एग्जाम्पल्स हो सकते हैं दैट द बुक जो कि आपकी टेबल पर रखी हुई है, जो बुक आपके टेबल पर ऑलरेडी रखी हुई है, क्या वो मूव कर रही है? आप मुझे ये बात बोलो, क्या वो अपने आप से मूव कर रही है? टोटली नॉट, है ना। जब तक भूत का साया नहीं है तब तक तो नहीं करेगी, राइट। तो वो बिल्कुल वैसी की वैसी टेबल पर रखी रहेगी। सो व्हाट इज़ द केस, यहाँ पर क्या फोर्स नहीं हो रहे हैं अप्लाई? डेफिनेटली हो रहे हैं। उसके ऊपर जो है ग्रेविटी का फोर्स तो लगेगा ही लगेगा, वो तो हर किसी पे लगता है, तो इसका मतलब वहाँ पर फोर्स तो प्रेजेंट है। बट व्हाट इज़ द थिंग कि जो वो मूव नहीं कर रही है, वो है बिकॉज उसके ऊपर बैलेंस्ड फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं। पहला फोर्स तो एक्ट कर रहा है
डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्रेविटी, जो कि उस बुक को नीचे की तरफ खींचने की कोशिश करेगी। एंड जो सेकेंड फोर्स है वो क्या है, वो है टेबल का फोर्स, जो कि उसको नीचे नहीं मूव करने दे रहा, वो उसको उसी पोजीशन पे ही जो है रख रहा है, राइट। तो आप लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप लोग ये देख सकते हैं दैट जब कभी भी बैलेंस फोर्स की बात होती है तो ऑब्जेक्ट्स मूव नहीं करती है, राइट, ऑब्जेक्ट्स मूव नहीं करती हैं, और यू कैन से जो मूव कर रही होती है ऑलरेडी वो रुकती नहीं है, वो अपना डायरेक्शन चेंज नहीं करती, तो देयर इज नो एनी चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन और रेस्ट, ठीक है। अगर चेंज नहीं होता है देन देयर आर द बैलेंस्ड फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी। और अगर कोई भी बॉडी किसी भी रीजन से मूव कर रही होती है या फिर अपना स्टेट चेंज कर रही होती है या फिर एक्सेलरेट हो रही होती है, तो देयर हैज़ टू बी एन एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन दैट बॉडी एंड देयर हैज़ टू बी एन अनबैलेंस्ड फोर्स एक्टिंग ऑन दैट बॉडी, ऑलराइट। उसके कुछ एग्जाम्पल जो हम लोगों ने देखा था, नंबर 1 तो भाई हम तुम्हारी जो बुक टेबल पे रखी हुई है वो। नंबर 2, व्हेनेवर यू स्क्वीज अ लेमन, जब कभी भी आप किसी भी लेमन को स्क्वीज करते हो तो वो भी किसका एग्जाम्पल है, बैलेंस फोर्सेस का ही एग्जाम्पल है। पर आप तो बोलोगे कि शेप तो चेंज हो रही है, बिकॉज व्हेनेवर यू स्क्वीज उसका शेप चेंज हो जाता है, जूस बाहर आ जाता है, राइट। देखो शेप चेंज हो रही है बट वहाँ पर मोशन, स्टेट ऑफ मोशन या फिर स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन या फिर स्टेट ऑफ रेस्ट चेंज नहीं हो रहा है। वो जैसा आपने हाथ में पकड़ा था वो वैसा का वैसा वहीं का वहीं स्टॉप्ड है, बस उसका शेप चेंज हो गया है एंड द जूस कम्स आउट, दैट्स इट, ऑलराइट। सो व्हेनेवर यू हैव टू सी कि भाई वहाँ पर स्टेट ऑफ रेस्ट या फिर स्टेट ऑफ मोशन चेंज हो रहा है कि नहीं। अगर ऐसा चेंज होता है, कोई बॉडी रखी हुई है वो मूव करने लगती है, या फिर कोई बॉडी ऑलरेडी मूव कर रही थी वो स्टॉप हो जाती है, ठीक है, या फिर डायरेक्शन चेंज करती है, तो उस केस में आप बोलेंगे दैट देयर इज द अनबैलेंस्ड फोर्सेस एक्टिंग ऑन दैट बॉडी। बट अगर कोई बॉडी रेस्ट पे थी वो रेस्ट पे ही रहती है, अगर वो मोशन में थी तो मोशन में ही रहती है, और राइट, डायरेक्शन चेंज नहीं करती खुद से, तो इन दैट केस हम बोलेंगे कि वहाँ पर बैलेंस फोर्सेस हैं, और राइट, एंड दे आर, जो भी फोर्सेस हैं वो एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, यू कैन से दैट, राइट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अनदर थिंग। वो अनदर थिंग क्या है, जैसे एग्जाम्पल ले सकते हैं, ठीक है, जो हमारा यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट एग्जाम्पल, अ पर्सन होल्डिंग अ ब्रीफ केस इन हैंड। सो सी, मैंने इस पेन को भी पकड़ा हुआ है, राइट, और ये पेन अभी रेस्ट पे है, ये मूव नहीं कर रहा है। अब क्या इसके ऊपर ग्रेविटी वर्क नहीं कर रही होगी, डेफिनेटली कर रही होगी, राइट। तो इस ग्रेविटी इस पेन को नीचे खींचना चाहती है, ऑलराइट, लेकिन मेरे हैंड ने ग्रेविटी के फोर्स को बैलेंस आउट किया हुआ है और मैंने अपना मस्कुलर फोर्स लगाकर ग्रेविटी के फोर्स को बैलेंस कर दिया, तो दैट्स वाई यहाँ पर ये मूव नहीं करेगी, एंड दैट्स वाई इसके ऊपर जो दो फोर्सेस लग रहे हैं वो आपस में क्या हो गए हैं, बैलेंस्ड हो गए हैं, ठीक है। तो दैट्स हाउ वी ट्रीट ऑल द थिंग्स। अगर कोई बॉडी रेस्ट पर है दैट मीन्स उसके ऊपर बैलेंस्ड फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, एंड द टोटल फोर्स, अगर हम बात करें बैलेंस्ड फोर्स की केस में, द टोटल फोर्स और यू कैन से द रिजल्टेंट फोर्स वो कितना होता है, 0, बिकॉज जो एक फोर्स लग रहा होता है दूसरा फोर्स उसको नलीफाई कर देता है, ठीक है, उसको 0 बना देता है। दैट्स वाई द टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी व्हेनेवर बैलेंस कंडीशन के अंदर, तब हम बोलेंगे द टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज 0, एंड दैट्स वाई यू हैव टू राइट दिस लाइन, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आई हैव स्टार मार्क्ड इट। अ बॉडी इज सेड टू बी अंडर बैलेंस्ड फोर्सेस, यहाँ पर ऐसा होना चाहिए, ठीक है, व्हेन द रिजल्टेंट फोर्स अप्लाइड ऑन दैट बॉडी इज 0। तो जब कभी भी रिजल्टेंट फोर्स अप्लाई होता है, ठीक है, वो अगर 0 निकल कर आता है रिजल्टेंट फोर्स, तो हम बोलेंगे दैट द बॉडी इज इन द कंडीशन ऑफ बैलेंस्ड फोर्सेस, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं, ऑलराइट, एंड यू कैन डेफिनेटली नोट दैट डाउन बिकॉज दैट लाइन इज इंपॉर्टेंट।
ऑलराइट, तो चलो अब हम ना अनबैलेंस्ड फोर्सेस के बारे में भी डिस्कस करते हैं। ठीक है, अनबैलेंस्ड फोर्सेस के केस में अब देखो, खुद से देखो तुम यहाँ पे, एक तरफ क्या हो गया है 400 न्यूटन हो गया है, एक तरफ 300 न्यूटन हो गया है। तो अब जो है ये बैलेंस कंडीशन नहीं है एंड वो जो रेड मार्क है वो कहाँ चला जाएगा, 400 की तरफ चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप ये डेफिनेट सी ये बात बोल सकते हैं कि जब कभी भी अनबैलेंस्ड फोर्सेस की बात होती है तो मतलब देयर इज अ मूवमेंट, देयर इज अ चेंज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। ठीक है, तो आप लोग ये डेफिनेशन देखो, इफ अ नंबर ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस अ चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन, अगर वो स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन में चेंज प्रेजेंट मतलब प्रोड्यूस करता है। ठीक है, प्रोड्यूस अ चेंज, ठीक है, प्रोड्यूस अ चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन और डायरेक्शन ऑफ मोशन, देन दे आर टर्म्ड एज अनबैलेंस्ड फोर्सेस। तो ठीक है, जैसे मैंने ये पेन पकड़ा हुआ है और मैं छोड़ दूँ तो मेरा जो मस्कुलर फोर्स है जो ग्रेविटी के फोर्स को बैलेंस कर रहा था वो खत्म हो जाएगा। राइट, मतलब रिमूव हो जाएगा। तो एक इकलौता फोर्स एक्ट करेगा, वो कौन करेगा, ग्रेविटी, एंड दैट्स व्हाई इट विल फॉल। ठीक है, तो दैट्स व्हाई ये मूव करने लग जाएगा और वो भी मूव करने लगेगा, इसका स्टेट चेंज हो जाएगा। तो मतलब वहाँ पर तब क्या हो जाएगा, अनबैलेंस फोर्स की कंडीशन हो जाएगी। राइट, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कोई भी चीज़ अगर ड्रॉप होती है, ठीक है, कहीं पर भी थोड़ा सा फोर्स एक्स्ट्रा हो जाता है, ठीक है, तब क्या होता है, अनबैलेंस की कंडीशन होती है। अब मैं आपको बहुत अच्छे एग्जाम्पल बताती हूँ, देखेंगे सभी लोग स्क्रीन पर देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर ध्यान देना, ठीक है, इस एम्प्टी स्पेस पे ध्यान देना। देखो ऑटो कैसे गिर गया, ये है बैलेंस कंडीशन, ज़्यादा हुआ तो फिर क्या हो जाएगा, अनबैलेंस हो जाएगा, फॉल हो जाएगा। ठीक है, तो सीसॉ वाला जो एग्जाम्पल है ना वो भी बहुत अच्छा एग्जाम्पल है बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड के केस में, कि अगर इक्वल मास वाले बच्चे बैठे होंगे, ठीक है, तब तो तुम बैलेंस रहोगे, लेकिन अगर एक भी बच्चा ज़्यादा मास का हो गया तो फिर सीसॉ कुछ ऐसा हो जाएगा या फिर कुछ ऐसा हो जाएगा। राइट, तो वहाँ पर भी जो है आप अनबैलेंस्ड और बैलेंस्ड फोर्सेस को देख सकते हो। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द बैलेंस्ड फोर्स और द अनबैलेंस्ड फोर्सेस। तो आपको ये बात जो है अब पता चल चुकी है कि कभी भी किसी भी बॉडी के ऊपर अगर एक से ज़्यादा फोर्सेस एक्ट करते हैं और वो एक दूसरे का बैलेंस नहीं कर पाते हैं तो वो अनबैलेंस फोर्सेस बन जाते हैं और उसकी वजह से बॉडी में, उनके बॉडी के स्टेट में कोई चेंज आ जाता है जिसके ऊपर भी फोर्स अप्लाई हो रहे होते हैं। ठीक है, तो दैट्स हाउ वी ऑलवेज से अबाउट ऑल दी थिंग, बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको फटाफट से अनबैलेंस्ड फोर्सेस की डेफिनेशन नोट कर लेनी है। ऑलराइट, चलो अब हम देखते हैं ग्रेविटी के बारे में। ठीक है, मतलब व्हाट कैन इट बी, और क्या हो सकता है, क्या होता है, एंड ऑल अबाउट दैट। ठीक है, तो हम जो है ग्रेविटी के बारे में देखते हैं। नंबर वन थिंग जो हम देखना चाहते हैं वो ये, द फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ऑल ऑब्जेक्ट्स, मतलब जितनी भी ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, देखो ग्रेविटेशनल फोर्स और ग्रेविटी के बीच में बहुत छोटा सा डिफरेंस है तो दोनों सेम टू सेम फोर्स। ठीक है, लगते भी दोनों मास की वजह से हैं। ठीक है, और दोनों के पास डायरेक्शन भी होती है। ऑलराइट, बट द थिंग इज जब कभी भी हम ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करते हैं तो यहाँ पे बॉडी का जो साइज है वो ऑलमोस्ट इक्वल होता है। ठीक है, ऑलमोस्ट इक्वल होता है। लेकिन जब हम ग्रेविटी की बात करते हैं तो यहाँ के केस में, ग्रेविटी के केस में क्या होता है कि एक ऑब्जेक्ट बहुत बड़ी और एक ऑब्जेक्ट बहुत छोटी हो जाती है, तब वो ग्रेविटी कहलाती है तो दोनों सेम टू सेम चीज़ें है ना। लेकिन जब अभी देखो, सिर्फ सिंपल सी ये चीज़ समझने की कोशिश करो कि जब कोई ऑलमोस्ट सेम मासेस का है ऑब्जेक्ट, ठीक है, तब जो फोर्स लगेगा तब वो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। लेकिन जब कभी भी हम लोग एक बॉडी को बहुत बड़ा बना दे और एक बॉडी को बहुत छोटा बना दे
तब जो फोर्स लगने वाला है तब वो ग्रेविटी कहलाया जाएगा, ठीक है। सो व्हेनेवर वी टॉक अबाउट द मास ऑफ अर्थ, ठीक है, एंड मास ऑफ अस, अगर हम ऐसा बोलें तो डेफिनेट सी बात है मास ऑफ अर्थ इज वेरी 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 बिग एज कंपेयर टू मास ऑफ मी और अनदर पर्सन, ठीक है। दैट्स वाई यहाँ पर ग्रेविटी एक्ट करती है। एंड व्हेनेवर आई टॉक अबाउट द मास ऑफ अर्थ एंड मास ऑफ वीनस, तो देयर हैज़ टू बी अ ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। तो जैसे आप बोल सकते हैं कि अब जैसे बिल्कुल सच बात है कि सन के चारों तरफ अर्थ रिवॉल्व कर रही है, तो देयर हैज़ टू बी अ ग्रेविटेशनल फोर्स, और ये दोनों काफ़ी मासिव ऑब्जेक्ट्स हैं, है ना, काफ़ी मासिव ऑब्जेक्ट्स हैं, और ये दोनों बिल्कुल एक ऑर्डर जो है उसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चल रहा है। सो दैट्स हाउ फोर्स जो सन लगा रहा है वो अर्थ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, और राइट, तभी तो वो उसके चारों तरफ जो है रिवॉल्व करवा पा रही है, मतलब रिवॉल्व कर पा रही है, और राइट। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ऐसी ऑब्जेक्ट्स की जिनका मास सेम कैटेगरी में आता है, मतलब ऑलमोस्ट सेम हो सकता है, लेकिन जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी होता है वो सिर्फ तभी काम करता है जब एक ऑब्जेक्ट कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो जाए और एक ऑब्जेक्ट कुछ ज़्यादा ही छोटा हो जाए, ठीक है, जैसे कि अर्थ और हम सब, राइट। तो दैट्स हाउ ये जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है और ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये है तो एक ही बात, बट ये अलग अलग नाम इसलिए दिए गए हैं बिकॉज केसेस या फिर कंडीशंस डिफरेंट हैं, ठीक है, मासेस का कंडीशंस डिफरेंट है। देखेंगे इट टेंड्स टू पुल ऑब्जेक्ट्स टूवर्ड्स वन अनदर, डेफिनेट सी बात है, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करता है, चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, ठीक है। कोई एक ऑब्जेक्ट है वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है, दूसरी ऑब्जेक्ट अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है, राइट। देखेंगे जैसे जो सन है वो अर्थ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, ठीक है, बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, लेकिन अर्थ भी कुछ कम नहीं है, अर्थ भी सन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है, ठीक है। तो ये दोनों ही एक दूसरे पे अप्लाई कर रहे हैं, वो दोनों ही एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहते हैं, ठीक है, एंड दैट इज द ट्रूथ बिकॉज ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल फोर्सेस जो हैं वो यही करते हैं, ठीक है। ग्रेविटी कंट्रोल्स द मूवमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन स्पेस, स्पेस में कौन सी बॉडी कैसा मूवमेंट कर रही है ये जो है कंट्रोल कौन करता है, ग्रेविटी। अगर कोई ऑब्जेक्ट है बहुत बड़ी है, मैसिव ऑब्जेक्ट है जस्ट लाइक सन, तो वो अदर प्लैनेट्स क्या मोशन को कंट्रोल कर रहा है, उनको अपने चारों तरफ रिवॉल्व करवा रहा है, राइट। तो वो क्या कर रहा है, दूसरे मोशंस को क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। लेकिन आप जैसे मान सकते हैं दैट कोई भी यू कैन से एस्ट्रॉइड्स एंड ऑल जो कि फ्री घूमते हैं, ठीक है, उनके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा होता, या फिर कुछ ऐसा होता है कि कोई दूर से कोई फ्री घूमता हुआ कोई यू कैन से कुछ भी एक लेट्स से स्टोन टाइप का कुछ मैसिव सी थिंग्स आ रही है, तो फिर उस पर जो फोर्स होगा वो कोई भी फोर्स नहीं होगा। लेट्स से जब एस्ट्रोनॉट अगर स्पेस में चला जाएगा एंड लेट्स से कि उसको जो है सारे कॉन्टैक्ट्स तोड़ दें, ठीक है, उसको टोटली फ्लोट होने के लिए बोल दें, तब क्या होगा, कोई भी फोर्स उसके ऊपर एक्ट नहीं करेगा, राइट। तो उसका मोशन कंट्रोल नहीं हो सकता बिकॉज उस पर कोई फोर्स नहीं है उस वक्त, राइट। लेकिन अगर उसको जैसे किसी भी ग्रेविटी के फोर्स ने अगर उसके ऊपर एक्ट कर लिया, ठीक है, जिसकी वजह से वो जो है उसका जो मोशन है वो कंट्रोल हो जाएगा, मीन्स एक डायरेक्टेड पाथ पर हो जाएगा, राइट। जैसे कि जब कभी जो सैटेलाइट्स होती हैं, सैटेलाइट्स अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व करती हैं, क्यों, बिकॉज उनका जो मोशन है वो किसने कंट्रोल किया हुआ है, ग्रेविटी ने, अर्थ की ग्रेविटी ने उनके मोशन को कंट्रोल किया हुआ है। वो सीधे जाना चाहती है बट ग्रेविटी ऑलवेज पुल देम टूवर्ड्स इट एंड दैट्स व्हाई इट ऑलवेज रिवॉल्व्स अराउंड द सन, ठीक है। तो ग्रेविटी जो है वो स्पेस में ऑब्जेक्ट्स का मोशन को कंट्रोल करती है। इट कीप्स द मून इन ऑर्बिट अराउंड द अर्थ, ग्रेविटी की वजह से ही जो मून है वो अर्थ के चारों तरफ क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। सो हु कीप्स इट इन कंट्रोल, अर्थ का जो ग्रेविटी फोर्स है या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स है वो उसको कंट्रोल करता है एंड इट डिसाइड्स द मोशन ऑफ द मून, कि भाई वो किस तरीके से मोशन करेगा, ठीक है। The next thing, it keeps the earth and other planets of the solar system in orbit around the sun. यही बात बिल्कुल बोली गई है कि भाई जब कभी भी जो अर्थ है वो रिवॉल्व कर रही है सन के चारों तरफ, तो सन क्या कर रहा है, सन की ग्रेविटी क्या कर रहा है, उसके मोशन को कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। वो अर्थ कहीं भी जाना चाहे, ठीक है, लेट्स से इट वांट टू गो और वंडर इन द स्पेस बट इट कैन नॉट बिकॉज अर्थ जो बिकॉज सन जो है उसने कंट्रोल किया हुआ है दैट it is not allowed to do so and it has to be revolve around the sun, ऐसा कुछ जो है चलता रहता है, ठीक है। The more mass or volume each object has, the greater the force of attraction. कौन सी बॉडी कितने ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट कर पाएगी या नहीं कर पाएगी डिपेंड करता है उसके मास पे,
जितना ज़्यादा मास होगा वो उतनी चीज़ों को जो है अट्रैक्ट कर पाएगी। ऑलराइट, एंड दैट इज़ वाई अर्थ का मास बहुत ज़्यादा है, एंड दैट्स वाई वो सभी चीज़ों को जो है अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। ऑलराइट, सो दैट इज़ द केस, जितना ज़्यादा मास उतना ज़्यादा अट्रैक्शन। ऑलराइट, एंड जितना कम मास उतना ही कम अट्रैक्शन। ऑलराइट, दैट्स वाई, और यही तो रीज़न है कि भाई हमारे पास मास है बट इनफ नहीं है कि हम दूसरी चीज़ों को अट्रैक्ट कर सके अपनी तरफ। तो दैट कैन बी वेरी मच यू कैन से सैड थिंग, है ना, और सही भी है एक तरीके से, वरना हम लोग जीते कैसे, ऑलराइट, हम सर्वाइव कैसे करते हैं। The next thing is, as the distance between the objects increases, the attraction decreases. जैसे जैसे जो डिस्टेंस है, ठीक है, बॉडी का डिस्टेंस जो अप्लाई कर रहा है फोर्स, ग्रेविटी फोर्स अप्लाई कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है दूसरी ऑब्जेक्ट से को, तो अगर बॉडी और इन दोनों का डिफरेंस जो डिस्टेंस है वो अगर बहुत 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 ज़्यादा हो जाए तो ये फोर्स नेग्लिजिबल हो जाता है। जैसे आप देख सकते हैं कि जो सन है वो फोर्स अप्लाई करवा पा रहा है, ठीक है, कर पा रहा है, लाइक वो अप्लाई कर रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन ऑल द प्लैनेट्स, बट आउटसाइड द सोलर सिस्टम, ठीक है, आउटसाइड द सोलर सिस्टम जो भी चीज़ें या फिर जो भी प्लैनेट्स जो हैं वहाँ पर वो उनको अट्रैक्ट नहीं कर सकता, वो उनको रिवॉल्व करने पे मजबूर नहीं कर सकता, और उसका ग्रेविटेशनल फोर्स वहाँ तक नहीं जा सकता। द रीज़न इज़ कि भाई जितनी ज़्यादा दूर होती जाएंगी चीज़ें, जितनी ज़्यादा दूर होती जाएंगी, ग्रेविटेशनल फोर्स या फिर फोर्स ऑफ ग्रेविटी उतना ही कम होता जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जैसे मैं आपको और भी अच्छा एग्जांपल देती हूँ कि देखो, जब जब जो है जितनी भी चीज़ें हैं अर्थ के एटमॉस्फेयर में, ठीक है, जितना भी चीज़ें हैं, लेट्स से कुछ भी एरोप्लेन और पैराशूट्स एंड ऑल, जितनी भी चीज़ें हैं वो सबकी सब पे जो है फोर्स ऑफ ग्रेविटी अट्रैक्ट मतलब जो है लगता है, राइट। तो इट हैज़ टू बी एन अट्रैक्शन फोर्स टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, ऐसा होता है। बट वहाँ पर क्या होगा, अगर जैसे उनका जो डिस्टेंस है अर्थ के सेंटर के से अगर उनका डिस्टेंस दूर कर दिया जाए, सारे ऑब्जेक्ट्स लेट्स से अर्थ से बाहर निकल जाएं और दूर जाती जाएं, तो जितना ज़्यादा वो दूर जाती जाएंगी अर्थ का अट्रैक्शन उतना ही कम होता जाएगा, एंड फाइनली after going into the space, earth is not able to control that object, to pull that object towards itself, is not able to, because जो gravitational force है वो distance पर inversely depend करता है। जितना ज़्यादा distance हो जाएगा gravitational force कम होता जाता है, ठीक है। तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि ग्रेविटेशनल फोर्स या फिर फोर्स ऑफ ग्रेविटी दो तरीके से आप बता सकते हैं। नंबर वन, द मास जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा फोर्स ऑफ वहाँ पे ग्रेविटी लगेगा, एंड दैट्स वाई द मोर द अट्रैक्शन, ठीक है। और डिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा ग्रेविटी उतना ही कम वहाँ पे जो है होगा, एंड अट्रैक्शन वुड बी सो मच लेस, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको ये दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें, लेट मी राइट दैट अगेन, आपको ये ना दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो हैं इनको नोट कर लेना है, बिकॉज यू शुड नो द डिपेंडेंसी ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन मास एंड डिस्टेंस, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आप इन दोनों को नोट करेंगे, एंड दैट इज़ वेरी मच गुड, एंड डेफिनेटली इनको स्टार मार्क करना ना भूलें, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको समझनी है। ऑलराइट, तो अब हम थोड़ी बहुत ग्रेविटी की बातें और करते हैं, ठीक है। देखो अभी जैसे तुम ये देख पा रहे हो दैट दिस बॉय इज ट्राइंग टू, आई थिंक trying to ride on an uphill, that means he wants to go up on the hill, है ना, and that would be so much you can say so much hard, because
बहुत ज़्यादा फोर्स वहाँ पे लगता है, ठीक है, अगेंस्ट दी ग्रेविटी जाने के लिए बहुत ज़्यादा फोर्स लगता है. सो व्हेन वी टेक बाइक अप हिल, अर्थ ग्रेविटी पुल्स अस डाउन द हिल. द रीज़न बिहाइंड दिस, राइट, अर्थ का ग्रेविटी हमको हमेशा नीचे खींचना चाहता है और हम ऊपर जाना चाहते हैं. तो डेफिनेट सी बात है कि हमको बहुत ज़्यादा फोर्स जो है अपोज करना पड़ेगा अर्थ की ग्रेविटी को, तब जाके हम ऊपर जा सकते हैं वाइल वी राइड ऑन द हिल, अपहिल, राइट. एंड ग्रेविटी मेक्स इट डिफिकल्ट फॉर बाइक टू गो अपहिल, और ग्रेविटी की वजह से ऊपर जाना वुड बी सो मच यू कैन से हार्ड. एंड आपको उसको, उस हार्डनेस को कम करने के लिए बहुत फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा. लाइक देयर हैज़ टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग मसल्स होना चाहिए, तभी जाके आप ऐसा कर पाएंगे. Alright, but when we are biking downhill, the gravity pulls us down, making it easier to cycle. तो आप लोगों ने क्या कभी ऐसा नोटिस किया है, like whenever you went on to a hill, ठीक है, तो हिल पे ऊपर चढ़ना बहुत मुश्किल है एंड बहुत ही टायर्ड, मतलब बहुत ही टायर्डनेस हो जाती है while doing that, ठीक है. लेकिन जब हिल से नीचे की तरफ आते हैं, आइदर वॉकिंग और आइदर साइकिलिंग, जब हिल से नीचे की तरफ आते हैं तो इट इज़ वेरी ईजी. एंड बिकॉज द रीज़न बिहाइंड इज कि भाई वहाँ पर क्या हो रहा है कि अर्थ की ग्रेविटी ही हमको नीचे पुल कर रही है, ठीक है, तो वो हेल्प कर रही है हमारी, तो इट वुड बी ईजी. बट अगर वो हमारे अगेंस्ट होगी तो दैट वुड मेक आवर वर्क हार्डर. सो आप देख सकते हैं कि जब कभी भी वेन एवर वी ट्राई टू बाईसाइकिल ऑन द अप हिल, तो देर विल बी वेरी मच फोर्स नीडेड, ठीक है, बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा आपको, तभी जाके आप जो है ऊपर जा पाएंगे. बट वेन एवर यू ट्राई टू राइड डाउन हिल, तो दैट वुड बी सो मच ईजी, बिकॉज भाई वहाँ पर जो अर्थ है, ठीक है, वहाँ पे जो अर्थ है तो वो क्या करेगी, अर्थ की ग्रेविटी हेल्प करेगी, बिकॉज इट ऑलवेज एक्ट्स इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, एंड दैट्स वाई इट विल बी अ ग्रेट हेल्प, एंड दैट्स वाई ईजियर हो जाएगा हम लोगों के लिए नीचे जाना, ठीक है. तो दैट इज़ द, यू कैन से, द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, ठीक है, जिसकी वजह से अपहिल जाना इज़ वेरी मच हार्डर. ऑलराइट, नाउ लेट्स टॉक अबाउट वन थिंग, ठीक है. मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ, हम लोग क्वेश्चन करते हैं एंड देन वी विल बी लर्निंग अबाउट दी रिजल्टेंट फोर्स, ठीक है. इसी क्वेश्चन से हम रिजल्टेंट फोर्स देखने की कोशिश करेंगे. नाउ लेट्स से कि भाई ये एक बॉक्स है, ठीक है, दिस इज अ बॉक्स, ऑलराइट, एंड यहाँ से जो है 15 न्यूटन का फोर्स लगाया गया, ठीक है. लेट्स से आपके फ्रेंड ने जो है इसको अप्लाई किया, एंड यू पुश्ड दिस बॉक्स फ्रॉम दिस साइड बाय एंड अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन. ऑलराइट, सो यू आर अप्लाइंग फोर्स 20 न्यूटन इन दी, यू कैन से दी लेफ्ट हैंड साइड, राइट. So you did it left. All right, and I'm writing Y for you and your friend for F, and this is right. ठीक है. So now tell me what is the resultant force and in which direction? With direction, you have to tell me the value, that means the magnitude of the resultant force along with the direction. Now tell me what is the net. I should write that. Question ही मैं लिख देती हूँ. What is the net force acting on the box, alright, along with direction. तो आपको डायरेक्शन के साथ साथ बताना है व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड, जिसकी वजह से जो ये, मतलब वी कैन से कि भाई इस बॉक्स के ऊपर इतना फोर्स लग रहा है. डू इट वेरी फास्ट, है ना. कुछ बच्चे तो जल्दी जल्दी कर लेंगे बट कुछ बच्चे नहीं कर पाएंगे, तो हमको क्या करना है, जल्दी जल्दी करने की कोशिश करना है, ठीक है. मैं बताती हूँ कैसे करना है, ठीक है, जिसको भी नहीं आया है उसको मैं बताती हूँ. देखेंगे, जब हमको क्या करना होता है, हमको सबसे पहले तो देखना होता है कि ग्रेटर कौन है, ठीक है. अब हम तो ये बात जानते हैं कि भाई 15 तो है वो लेस है और 20 जो है वो ग्रेटर है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई लेफ्ट हैंड साइड वाला जो फोर्स है ना वो ग्रेटर है, तो इसका मतलब डायरेक्शन क्या होगा, लेफ्ट. रिजल्टेंट का डायरेक्शन क्या होगा, लेफ्ट, बिकॉज ग्रेटर कौन है, लेफ्ट हैंड साइड वाला है. अब हम क्या करते हैं, फटाफट से जो है लिख देते हैं, नेट फोर्स लिख देते हैं,
ठीक है। अब देखेंगे 15 लेट्स से 20, ठीक है, पहले हम 20 को ही लिख देते हैं, 20 न्यूटन, ठीक है, माइनस 15 न्यूटन, ऑलराइट, एंड 20 न्यूटन माइनस 15, तो दैट विल गिव यू 5 न्यूटन, ठीक है। ये तो तुम आराम से रिजल्ट निकाल लोगे, बट व्हाट अबाउट द डायरेक्शन, तो उसके लिए हम बोलेंगे कि दैट, देखो सिंपली देखो 20 इज ग्रेटर, दैट्स वाई यहाँ पर जो रिजल्टेंट फोर्स होगा उसका भी डायरेक्शन लेफ्ट ही होगा, सो दैट मीन्स 5 न्यूटन इन द लेफ्ट वुड बी द रिजल्टेंट फोर्स। दैट्स हाउ यू शुड सॉल्व इट। फर्स्ट यू हैव टू चेक कि भाई कौन सा फोर्स जो है ज़्यादा है, ठीक है, कौन सा फोर्स ज़्यादा है, एंड देन उसका डायरेक्शन वुड बी द रिजल्टेंट डायरेक्शन, ठीक है। लेकिन जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, जब हम कैलकुलेट करेंगे, तो फिर क्या होगा, वहाँ पर हम रिजल्टेंट फोर्स बता सकते हैं, ठीक है, तब हम सीधे सब्ट्रैक्ट करके उनको कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। चलो अब मैं आपको एक और क्वेश्चन देती हूँ, ठीक है, एक और क्वेश्चन देती हूँ, देखते हैं वो कैसे कर पाते हैं आप लोग दिस टाइम, ठीक है। अभी भी जो है बॉक्स पे ही फोर्स लगाना है, बट इस बार क्या हो रहा है, आप और आपका फ्रेंड, ठीक है, वो 15 न्यूटन ही लगा रहा है, 20 न्यूटन ही लगा रहा है, बट बोथ आर डूइंग दैट टूवर्ड्स राइट। ऑलराइट, नाउ यू हैव टू टेल मी द रिजल्टेंट फोर्स। ऑलराइट, मैं वापस क्वेश्चन नहीं लिखूंगी। What is the net force? ठीक है, तो now calculate the net force acting on the box. आ गया कि नहीं आया? देखेंगे इसका, जो भी बच्चों का आ गया है और नहीं आया है फटाफट से सभी देख लेते हैं। देखो दोनों फोर्सेस एक ही डायरेक्शन में लग रहे हैं, दोनों फोर्सेस राइट डायरेक्शन में ही लग रहे हैं, तो मतलब क्या हुआ, रिजल्टेंट फोर्स भी राइट ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम नेट फोर्स की बात कर रहे हैं एंड आप ये बात देख पा रहे हैं कि दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो दोनों प्लस हो जाएंगे, ठीक है। तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, 15 + 20 न्यूटन, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा 5 and 3 35 न्यूटन, और बिकॉज दोनों राइट में जा रहे हैं दैट्स वाई 35 न्यूटन भी राइट में ही लगेगा। ऑलराइट, दैट्स हाउ यू शुड कैलकुलेट द रिजल्टेंट फोर्स अलॉन्ग विथ द डायरेक्शन, ठीक है। तो आपको चेक करना है, जब कभी भी ऑपोजिट डायरेक्शंस में लग रहे होते हैं देन यू हैव टू चेक कि बिगर कौन है, जब कभी भी सेम डायरेक्शन में लग रहे होते हैं देन यू हैव टू जस्ट ऐड देम ऑन, एंड जो भी उनका डायरेक्शन है दैट वुड बी द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स, ठीक है। सो दैट वाज इट इन दिस लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टडी करेंगे प्रेशर के बारे में, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट, सब्सक्राइब इट, स्प्रेड इट टू ऑल, ठीक है। सबको बोलो कि तुम लोग यहाँ बहुत अच्छे से स्टडी कर सकते हो, ऑलराइट, स्प्रेड इट टू एवरीवन, ताकि सभी बच्चे अपना जो है एग्जाम को क्रैक कर सके, अपने गोल्स को अचीव कर सके, ऑलराइट। सो हेल्प देम डू इट। थैंक यू सो मच।